वेलकम इन दिस क्लास। आज का हमारा टॉपिक है षटकोणीय सुसंकुलित संरचना। षटकोणीय सुसंकुलित संरचना में हम देखेंगे कि इसकी जो पैकिंग है वो किस प्रकार होती है। देखिए, इस ज्यामिति में तल ए में 1 2 3 4 5 6 और एक केंद्र पर 7 परमाणु व्यवस्थित हैं। इसी प्रकार ए तल के जस्ट नीचे इसके समांतर इसी प्रकार का क्रम होता है, जिसे भी हम तल ए से निरूपित करते हैं। नेक्स्ट, इन दोनों तलों के मध्य जो दूरी है वो है सी। तो इनके मध्य बिंदु पर इन 7 और ऊपर वाले 7 परमाणुओं के बीच में 3 परमाणु व्यवस्थित होते हैं। तो वो देखिए किस प्रकार, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये तल जो है, इस तल को हम निरूपित करते हैं बी से। ये दूरी जो है ये सी है और इस तल का निरूपण हम कर रहे हैं सी से। ये एक ही तल में, ऊपर नीचे नहीं है, ये एक ही तल में देखिए। और यदि हम इस तल से इस परमाणु से नीचे वाले तल पर लंब खींचें तो ये यहाँ पर काटता है और ये नीचे वाले तल के लंबवत है। और ये इस तल से ये जो दूरी है इस परमाणु की, ये दूरी है c/2, यानी दो तलों ए और ए तल के बीच की दूरी है c, तो ये दूरी हो गई c/2। तो इस प्रकार इन
7 और 7 परमाणुओं के बीच में 3 परमाणु व्यवस्थित होते हैं और यह षटकोणीय सुसंकुलित संरचना कहलाती है। इस षटकोणीय सुसंकुलित संरचना के लिए हम देखते हैं, सबसे पहले इसमें आप देखिए जालक बिंदु कितने हो गए, 7 और 3 ये 10 और 7 नीचे वाले तल में 17 जालक बिंदु हो गए कुल। ठीक है, अब इसकी बात करें समन्वय संख्या की। समन्वय संख्या में आप देखिए कि ये जो नीचे वाला ये तल वाला जो परमाणु है, ये परमाणु अपने तल के है परमाणुओं से, और इसके अतिरिक्त ये नीचे वाले 3 परमाणुओं से भी स्पर्श करेगा। यहाँ आपको परमाणुओं को मानना पड़ेगा। 3 डायमेंशनल ज्यामिति है, आप इसको बुक में या नेट पे इसकी इमेज देख सकते हो जिसमें इसको 3 डायमेंशनल दिखाया हुआ हो। तो यहाँ पर ये है अपने तल के और 3 नीचे वाले तल बी के परमाणु, और ऐसे का ऐसा बी तल जो होगा वो पुनः ए के ऊपर होगा, उस बी तल के 3 परमाणुओं के साथ में ये स्पर्श करेगा। तो इस तरह से एक परमाणु के लिए समन्वय जो संख्या है वो हो गई 6, 3 और 3 दैट इज 12। नेक्स्ट हमें ज्ञात करना है इसके लिए संकुलन गुणांक। पैकिंग फैक्टर। तो संकुलन गुणांक ज्ञात करने के लिए हमें इस ज्यामिति का 3 डायमेंशनल व्यू समझना पड़ेगा। देखिए कि यहाँ अगर आप एक परमाणु व्यवस्थित हम मानते हैं और ये परमाणु यहाँ वाले परमाणु, इस परमाणु और इधर की साइड वाले परमाणु से टच करेगा, इसका मतलब 2 परमाणुओं के बीच की जो दूरी है वो है कितनी है 2r, और वो 2r दूरी किसके बराबर होगी, इस लंबाई के, दैट इज इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं a से, क्योंकि ये सब a और ये बराबर। नेक्स्ट ये देखिए कि यहाँ पर ये ए है भुजा, ये भी ए है, ये भी ए, ये क्या हो गया समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज के लिए ये कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये जो परमाणु है या दालक बिंदु है, इस बिंदु से इस तल पर डाला गया जो लंब है, ये इस पूरे कोण को, ध्यान दीजिएगा, ये इस पूरे कोण को, यानी ये पूरा कोण कितना है 60 डिग्री को कितने में डिवाइड कर देगा 30 डिग्री में। ठीक है, इन भुजाओं को हम कोई नाम दे देते हैं समझने के लिए, जैसे इसको नाम दे दिया P, ठीक है, और इसको नाम दे दिया तल A वाले के लिए, इसको नाम दे दिया मैंने Q, और यहाँ पर जो ये काट रहा है इसको नाम दे दिया R, और यहाँ इस दालक बिंदु को नाम दे दिया S, और ये जो केंद्र वाला है इसको नाम दे दिया O। तो देखिए कि यहाँ से मैं कुछ जो इसमें ज्यामिति है उसको लिखता हूँ, आप उसको इस डायग्राम में समझने का प्रयास कीजिएगा कि OP जो है उसकी लंबाई कितनी है, A है नहीं, OP की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, नेक्स्ट SR जो है वो लंबवत है किसके, OP के, SR जो है वो OP के लंबवत है, और OQ इसको नाम दे देते हैं T, OQT एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमें OP का मान ज्ञात करना है, क्योंकि OP जो है वो इस त्रिभुज से ज्ञात की जा सकती है, क्योंकि ये यहाँ पर ये लंबवत है OP किसके, QT के, OP लंबवत है QT के। तो इसलिए देखिए कि ये हम ज्ञात करते हैं, ये 90 डिग्री है और ये भुजा है A, तो ये इस समकोण त्रिभुज देखिएगा, तो
समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज ओ टी क्यू में कोस 30 डिग्री, देखिए क्या आएगा, कोस ये 30 डिग्री है तो ये इधर वाला भी एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, तो कोस 30 बराबर आधार, आधार कौन है ओपी और बटे कर्ण ओक्यू, ओपी अपॉन ओक्यू, तो कोस 30 की वैल्यू √3/2 एंड ओपी हमें ज्ञात करना है और ओक्यू की वैल्यू है ए, इट मीन ओपी इज इक्वल टू √3/2 ए। ये हमें ओपी का मान मिल गया। अब हमें ओपी से किसका मान ज्ञात करना है, ओ आर का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि देखिएगा आप कि ये जो जालक बिंदु है ये इस समबाहु त्रिभुज के केंद्र पे है, ये इसके केंद्र पे है और यहां से इस पे डाला गया लंब इस ओपी को, इसकी माध्यिका ओपी को 2:1 में विभाजित करेगा। तो देखिए नेक्स्ट, एस से लंब एस आर माध्यिका ओ पी को 2:1 में काटता है। तो इसका मतलब ओ आर जो है वो 2 गुना है किससे, आर पी से, अर्थात ओ आर अपॉन आर पी इज इक्वल टू 2:1। तो ओ आर जो है वो कितना हो जाएगा, 2 भाग है तो कितने में से, 2 और 1 3 में से, तो 2/3 होगा किसका, ओ पी का, ओ पी एंड ओ आर इज इक्वल टू, ओ पी का मान हमने ज्ञात किया था, कितना आया था 2 √3/2 ए। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल और ये ओ आर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए अपॉन √3। तो हमारे पास में ओ आर का मान आ गया, वो है ए अपॉन √3। नेक्स्ट देखिएगा इधर एस से ओ को मिलाइए, एस से ओ को मिलाते हैं तो यहाँ पर ये एक समकोण त्रिभुज हमें मिलता है। तो इस समकोण त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज क्या नाम है इसका, ओ आर एस, ओ आर एस में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए आप। तो पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या होगा इसमें, ओ आर प्लस आर एस, ओ आर का स्क्वायर प्लस आर एस का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एस का स्क्वायर। तो देखिए ओ आर इज इक्वल टू कितना है, ए अपॉन √3 होल स्क्वायर प्लस आर एस हम जानते हैं, आर एस जो है वो c/2 है। ए और ए तल के बीच की दूरी c, तो बी तल इसके मध्य में है, तो ये दूरी हो जाएगी c/2 का स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू ओ एस। देखिए कौन सी दूरी, ओ एस। ओ एस दूरी क्या है, 2 परमाणुओं के बीच की दूरी, और 2 परमाणुओं के बीच की दूरी कितनी है, दैट इज इक्वल टू 2r, और 2r किसके इक्वल है, a के। तो यहां से a इज इक्वल, ओ एस है 2 परमाणुओं के बीच की दूरी, दैट इज कितनी है 2r, और 2r का मान कितना है a, इट्स मीन ये आ जाएगा a²। तो यहां से a²/3 प्लस c²/4 इज इक्वल टू a²।
and c square by 4 is equal to a square by 3 minus then it is equal to 2 by 3 a square and c is equal to 8 upon 3 under the root and a। तो c का मान आ गया हमें a के टर्म्स में, तो c जो है उसको हमने a के रूप में ज्ञात कर लिया, क्योंकि ये सब चीजें संकुलन गुणांक को ज्ञात करने में काम में आएगी। अब देखिए इस षटफलक में परमाणु जो हैं वो कितना आयतन घेरे हुए हैं वो हम ज्ञात करते हैं। तो आप देखिए इस पर विचार कीजिए कि इसको कवर करने के लिए, यानी कि ये जो परमाणु है ये परमाणु को कवर करने के लिए एक षटफलक इधर एक षटफलक पीछे, यानी 3 षटफलक इसके नीचे के आधे भाग को कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा का ऐसा 3 कहाँ होंगे, ऊपर। तो अभिप्राय ये है कि 6 षटफलक इसके पूरे आयतन को कवर करेंगे। तो एक षटफलक कितना आयतन रखता है, 1/6। इसी प्रकार ये ऐसे कोने वाले कितने परमाणु हैं, 6 ऊपर और 6 नीचे। तो 12 परमाणु कोने वाले जो परमाणु हैं वो कितने हैं, 12, और एक का कितना आयतन है, 1/6। इसका मतलब ये कितने परमाणु के बराबर, 2 परमाणु के तुल्य आयतन रखते हैं। नेक्स्ट, ये जो केंद्र वाला जो तल ए के केंद्र वाला जो परमाणु है इसका आधा नीचे का जो आयतन है ये एक षटफलक कवर करेगा, और जस्ट ऊपर वाला एक षटफलक इसका बाकी का आधा आयतन करेगा। तो इसका मतलब हम बात करें केंद्र वाले की, तो केंद्र वाले का आधा आयतन है, और केंद्र वाले कुल कितने हैं, एक ऊपर और एक कितने नीचे। तो केंद्र वाले 2 हैं, तो इसका मतलब ये दोनों मिलकर एक परमाणु के तुल्य आयतन कवर करेंगे। नेक्स्ट, बीच में जो 3 तल बी है वो मध्य में है, और तल बी पूरा इस एकक कोष्ठिका में है। तो इसका मतलब ये पूरे के पूरे 3 परमाणु जो हैं उनके तुल्य आयतन कवर करते हैं। इसका मतलब ये पूरे हो गए 3 परमाणु के तुल्य। तो इसलिए कुल कितने आयतन हो गया, 6 परमाणु के तुल्य आयतन हो गया। तो इन 6 परमाणुओं के तुल्य आयतन का सूत्र हो गया, एकक कोष्ठिका आयतन हो गया, इन परमाणुओं का जो आयतन इस एकक कोष्ठिका के अंदर है वो हो गया 6 परमाणुओं का आयतन, और 6 परमाणुओं का आयतन हो गया 6 गुणा 4/3 πr³। क्लियर। नेक्स्ट, अब हमें ज्ञात करना है इस एकक कोष्ठिका का आयतन। एकक कोष्ठिका का आयतन ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला लेंगे तल का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो ऊंचाई तो हमें पता है इसकी, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, c है, और हमें तल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चूंकि तल को हम क्या कर रहे हैं, इसके आयतन का सूत्र हो गया तल का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। क्योंकि तल को हम बांट रहे हैं 6 किस में, त्रिभुज में। तो 6 त्रिभुज में से किसी एक का ले लो, तो त्रिभुज OQT का क्षेत्रफल, OQT का क्षेत्रफल और गुणा इसकी ऊंचाई कितनी है, c। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं, का क्षेत्रफल 6 गुणा 1/2 गुणा इसका आधार हो गया OTQ, और गुणा इसकी ऊंचाई दैट इज OP, और इंटू p। तो 6 गुणा 1/2 गुणा QT किसके इक्वल है, a के, और OP ये इसका मान हमने पहले ज्ञात किया था, और वो कितना आया था, √3/2
ए और इंटू सी का मान √8/3 ए। तो यहाँ से √3 से √3 कैंसिल और 2 से ये कैंसिल है 3 और a³ आ जाएगा। 8 जो है अपना वो उस 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 और 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये आ गया अपने पास में 3√2 a³। ठीक है, अब हम पैकिंग फैक्टर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। नाउ तो पैकिंग फैक्टर का फार्मूला क्या आ जाएगा, अंदर परमाणुओं का आयतन बटे एकक कोष्ठिका का आयतन। तो अंदर परमाणुओं का आयतन आया था अपने पास में 6 × 3 4/3 पाई r³ अपॉन एकक कोष्ठिका का आयतन 3√2 a³। अब हम जानते हैं r है a/2, ठीक है, और या फिर a = 2r। तो जो भी वैल्यू है हम यहाँ पुट कर दें तो a हो गया 2r³। तो 2r³ का मीनिंग हो जाएगा 8r³। r³ से r³ कैंसिल एंड 3, ठीक है, 2 × 6 और ये अपने पास में पैकिंग फैक्टर की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 4 × 2 = 10 एंड 2 से 2 कैंसिल 5/3√2। ठीक है, तो इसका मान जो है वो 0.74 होता है। तो व्हाट इज द पैकिंग फैक्टर इन रेशियो, तो पैकिंग फैक्टर इन रेशियो इज 74%। इसका मतलब इस षटकोणीय सुसंकुलित संरचना इसीलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसका जो संकुलन गुणांक है वो अच्छा है। जैसे पहले वाले फलक केंद्रित का आया था उसी प्रकार इसका भी पैकिंग फैक्टर है वो 74%, यानी क्लोज्ड पैकिंग है, इसलिए इसका नाम है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट है इस HCP संरचना के अभाज्य कोष्ठिका के मूलभूत सदिश। देखो हेलो, तो इसकी एकक कोष्ठिका इसकी अभाज्य कोष्ठिका नहीं है। आप देखिए इसकी जो अभाज्य कोष्ठिका होगी उसका चयन हम इसमें से निम्न प्रकार करते हैं। इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं कि देखिए ये जो षटफलकीय हमने ज्यामिति ली है इस एकक कोष्ठिका में से वो इसकी अभाज्य कोष्ठिका है और उस अभाज्य कोष्ठिका के जो सदिश है उनका निरूपण के लिए हम देखिए इसमें, क्योंकि ये हमें पता है ये कोण 60 और ये कोण 60, तो ये टोटल कोण कितना हो गया 120। तो हम कार्तीय निर्देश तंत्र का चयन करेंगे तो इसलिए हमें पता है कि इसमें एक अक्ष हमें है वो कहाँ माननी पड़ेगी 90 डिग्री पे। तो यहाँ से इसका 90 डिग्री का जो एंगल जहाँ होता है उसको मैं एक्स अक्ष से निरूपित करता हूँ। ध्यान दीजिएगा ये नीचे की तरफ नहीं है, ये इस तल में है। तो यहाँ पर ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस और ये ऊपर की तरफ निरूपित हो गई जेड एक्सिस। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये कोण जो है ये कोण 90 डिग्री है और ये जो रिमेनिंग एंगल है दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, बाकी वाला आप भूल जाइए पहले वाला। और यहाँ इसकी लंबाई है वो कितनी होगी a।
तो ये x एक्सिस है, इसके पीछे -x और ये y है, तो इधर वाली जो हो जाएगी वो -y, तो -y एक्सिस का निरूपण ये रहा। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए कि ये जो सदिश है a सदिश, ये a सदिश जो है, a लंबाई है इसकी, तो ये a सदिश जो है वो इसकी एक क्रिस्टल x को निरूपित कर रहा है। इसी प्रकार ये y x की तरफ जो सदिश है दैट इज इक्वल टू, जिसकी लंबाई कितनी है, a ही है, लेकिन इसकी दिशा अलग हो गई, ये इसकी दूसरी क्रिस्टल x है और ऊपर की तरफ इस निरूपित करने वाली इसकी तीसरी क्रिस्टल x है c। तो देखिए सिंपल x को निरूपित कर देता हूँ, b एक्सिस वो किस तरफ है, y की तरफ, और उसकी लंबाई कितनी है a, और y की तरफ इकाई सदिश क्या हो गया, j के, एंड c एक्सिस इज इक्वल टू किस तरफ है, k कैप की तरफ, और उसकी लंबाई कितनी है, c है, और c का मान हमें पता है, c का मान है √8/3 की a k कैप। और देखिए a x को हमें i और j के पदों में लिखने के लिए a का x एक्स की तरफ कंपोनेंट और a का -y एक्स की तरफ कंपोनेंट, समझ आई बात। तो a का कंपोनेंट किस तरफ, i कैप की तरफ, और प्लस a का कंपोनेंट किसकी तरफ, j कैप की तरफ। तो चूंकि a का कंपोनेंट j कैप की तरफ क्या है, -a, तो इसलिए आ जाएगा -j। तो a वेक्टर इज इक्वल टू a का कंपोनेंट x एक्स की तरफ कितना कोण बनाए हुए, 30 डिग्री, तो ये हो गया a cos 30 डिग्री i के, ठीक है, माइनस, और a का ये कंपोनेंट लंबवत से कितना हो जाएगा, a sin 30 डिग्री, तो ये हो गया a sin 30 डिग्री j कैप, मान रखिए। तो a इज इक्वल टू a cos 30, इट मीन √3/2 a i कैप, ठीक है, a कॉमन ले सकते हैं हम, या फिर एक बार लिख दीजिए a i कैप और माइनस a sin 30 की वैल्यू 1/2, तो a/2 क्या आ जाएगा, j कैप। और यहाँ पे अगर कॉमन लेके लिखें, इट मीन a/2 कॉमन आ गया, √3 i कैप और माइनस j कैप, ये इसकी तीसरी क्रिस्टल x आ गई। तो चूंकि इसकी अभाज्य कोष्ठिका का आयतन हमें ज्ञात करना है, तो अभाज्य कोष्ठिका के आयतन के लिए हमारे पास में तीनों अक्षें हैं, तो आयतन का क्या सूत्र होगा, a.b क्रॉस c, ये आप पुट करके चेक कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा √2a³। तो ये षटकोणीय सुसंकुलित संरचना का विश्लेषण है।